Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Everyone. Good afternoon, sir. जैसा मैंने बताया था कल, वैसे ही आप पढ़ाई करना अपनी, है ना? ताकि आपका मेंस और एडवांस दोनों फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हैं। और मेरा कंसर्न तो सिर्फ फिजिक्स में मार्क्स दिलवाना है आपको, है ना? तो मेंस और एडवांस में लाते हैं बच्चे, जो भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना? और वैसे मेंस एज वेल एज एडवांस सब भी अच्छे मार्क्स, सब भी अच्छे खासे स्कोर किया। मेरा पर्पस ये होता है कि फिजिक्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स देना, और वो मार्क्स तब आएंगे जब मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाऊँ, है ना? जैसे मैंने पढ़ाने का एक तरीका बताया आपको कि कैसे करके आपको दोनों करने हैं, है ना? उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट करें, भाई किस तरह से। भाई वीकडेज में आप मैकेनिक्स ले लो और वीकेंड से लेके ट्यूसडे तक आप हीट वाला पोर्शन और पार्ट में करके पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ चीजें छूट जाती है, वो सही नहीं है। हीट वाले क्वेश्चंस मॉड्यूल से करने हैं अभी। हाँ, मॉड्यूल से सॉल्व शुरू कर दो आप करने। मॉड्यूल शुरू से कर क्या अभी नेक्स्ट एक वीक और रुक जाओ। नेक्स्ट वीक तक पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज जब खत्म हो जाएगा फिर सॉल्व करो एक साथ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो है ना वो मिक्स हैं सारे। पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नेक्स्ट वीक जब फिनिश हो जाएगा तो आप एक साथ करें, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली फिजिक्स में मैं ऐसे वही क्वेश्चंस कर लेंगे जो आप भेजते हो। आज मैं वैसे असाइनमेंट से भेज दूं। आज एक प्रैक्टिस शीट भी आएगी, उसको सॉल्व कर लेना। वो प्रैक्टिस शीट कैलोरीमेट्री की है ना, तो सॉल्व कर लेना। और मॉडल तब करना जब मैं बोलूं कि आप मॉडल शुरू कर दो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस है ना, तो उसमें कई बार आप नहीं कर पाओगे तो आपका टाइम वेस्ट। और थोड़ा सा कई चीजें अभी आपको हायर लेवल और पढ़नी है ना, हायर लेवल कई चीजें जो है वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे ना, वो चीजों की हम बात करेंगे। तो वैसे हमारा 11th का सिलेबस कब तक निपट जाता है? निपट नहीं जाता है, खत्म होता है बेटा। निपटाने का तो मैं कल ही निपटा दूं। बोलो निपटाना है तो 2-3 दिन में, 2 हफ्ते में निपटा देते हैं, है ना? खत्म अच्छे से होता है, जो खत्म होता है वो फरवरी होता है ना। निपटने को तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो जाएगा, स्कूल वाले जैसे निपटाते हैं, है ना? हर 2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म करके निपटाते हैं। वैसे नहीं, पूरी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए 11th में कि जब आप 12th की पहली क्लास करो तो आपको 11th की चिंता नहीं हो जाती, है ना? उससे काफी फायदा होता है ना। उस पर प्योर आप 12th ही पढ़ो, है ना? और फिर 12th का सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाता है अक्टूबर तक, उसके बाद फिर रिवाइज करो, तब जाके आपके मेंस और एडवांस में मार्क्स आएंगे, तो अच्छे से सारा कुछ कंप्लीट फरवरी एंड तक। में सर इतना नहीं होता पढ़ाई, इसमें 12th में थोड़ी कम होती है 11th के मुकाबले। 12th में सिलेबस कम, 12th में सिलेबस कम, 12th का सिलेबस एज कंपेयर टू द 11th मान के चलो कि 40%, 45-40%, 60% 11th में। 11th में फिजिक्स का सिलेबस बहुत है ना, काफी ज्यादा। तो 11th में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जनवरी एंड फरवरी मिड पर 15 फरवरी मान के चलो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज पूछनी है, जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस तो जब ही करें ना जब पूरा चैप्टर हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, मॉड्यूल तब आप स्टार्ट करो जब मैं बोलूँ कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो गए तो आप मॉडल करना स्टार्ट, क्योंकि मिक्स रहते हैं उसमें, एक साथ ही किया है ना। जैसे मैंने बोला आप काइनेमेटिक्स खत्म हो गए तो उसको कर लें उस तरह से। ये तो फिर क्या होगा ना, बीच में कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अभी आपने टाइम वेस्ट हो जाए। यहाँ पे जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस करने हैं आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर होती है, तो सिर्फ क्वेश्चन आज नहीं होंगे, बल्कि अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द हीट ट्रांसफर, है ना। थर्मल एक्सपेंशन में बताऊंगा उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो वी टॉक अबाउट द हीट ट्रांसफर, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर, है ना। तो हीट ट्रांसफर का मतलब आप समझते हो कि हीट का मतलब ही ट्रांसफर की वजह से, टेम्परेचर का जब डिफरेंस होगा दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर मतलब है
कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हीट जाएगी, इसी को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर। तो अगर हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें, हीट ट्रांसफर के कितने मोड पॉसिबल है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर आप बात करोगे तो 3 मोड पॉसिबल है। पहला मोड जो होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एक तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। जो सेकंड मोड होता है उसको हम बोलते हैं आपका कन्वेक्शन। सेकंड जो मोड होता है वी कॉल इट एज कन्वेक्शन, एंड थर्ड जो मोड होता है दिस इज नोन एज रेडिएशन। 3 मोड जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड क्या हो जाएगा इसलिए आपका रेडिएशन। तो देखो कंडक्शन जो होता है हम ये जानते हैं कि कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मीडियम का ट्रांसफर नहीं। तो सिंपल सा कंडक्शन की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, ट्रांसफर ऑफ मीडियम, ये आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन का सिंपल सा हम डिफाइन करेंगे तो कंडक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम। कि भाई हीट तो ट्रांसफर होगा लेकिन मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है क्योंकि शुरू में मैंने पोस्टर में भी आपको दिखाया था, भाई कोई भी एक रॉड है, अगर इस पॉइंट का मैं टेम्परेचर T1 ले लूं, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 ले लूं और T1 की वैल्यू अगर T2 से ज्यादा है तो इसमें हीट का ट्रांसफर होगा कि T1 से T2 की तरफ क्या फ्लो होगी, इसलिए आपकी हीट की तो देखो हीट तो फ्लो हो रही है लेकिन ये मीडियम तो कहीं नहीं जा रहा ना, ये रॉड जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रही है वो तो वहीं पे है। तो जब भी सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसी का क्या होता है इसलिए आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट एंड मीडियम दोनों का ट्रांसफर होता है ना। ये सिंपल सा होता है कि जब भी हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल मीडियम, एज वेल मीडियम, जब भी हीट और मीडियम दोनों का ट्रांसफर होगा तो उसी को हम क्या होता है इसलिए आपका कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हीट का भी ट्रांसफर होगा एज वेल एज मीडियम का भी क्या होता है इसलिए आपका ट्रांसफर होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे इस तरह से कोई कंटेनर, इस तरह से अगर इस कंटेनर में अगर हम लिक्विड फिल कर रहा होगा कुछ नहीं। हाँ इस तरह से कोई आप अपने डाउट्स के पूछ करो देखना सकते हैं हाँ। कन्वेक्शन में माइंड म्यूट करो, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एज वेल एज क्या होता है कि आपके मीडियम, मतलब अगर हम यहाँ से इसको किसी कंटेनर में लिक्विड फिल करके इसको नीचे से बर्नर से हीट अप करें तो क्या होगा, नीचे का लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लाइट हो जाएगा है ना, लाइट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर से जो कोल्ड लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा। तो आप देखो लिक्विड का भी मूवमेंट हो रहा है ना, जो लिक्विड का भी क्या हो रहा है कि सर कंडक्शन तो सिर्फ सॉलिड में होता होगा ना। अरे कंडक्शन लिक्विड में भी हो सकता है, भाई लिक्विड में भी कंडक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में ही होगा। भाई लिक्विड में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों होता है ना, कि लिक्विड में क्या होगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों होता है, सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन। भाई सॉलिड में सिर्फ क्या होगा कि आपका कंडक्शन नहीं होगा ना सर, पर हाँ जैसे ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगा, हाँ मतलब मीडियम ट्रांसफर से सब समझ लेना मेरी बात कि अगर हम किसी भी तरह से इसका मूवमेंट ना भी हो तो भी हीट तो इस केस में कंडक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि कंडक्शन रुक गया। तो लिक्विड में कंडक्शन भी होता है कन्वेक्शन भी होता है, लेकिन सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन ही, इसमें मीडियम का ट्रांसफर नहीं। इसमें क्या होगा, कुछ हीट जो होगी बिना मीडियम ट्रांसफर के भी आगे प्रोपोगेट करेगी और कुछ लिक्विड के मिक्सिंग की वजह से भी। तो लिक्विड की मिक्सिंग की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं आपका कन्वेक्शन। तो आपसे लग रहा है कि इस तरह से एक साइकिल डेवलप हो जाती है, लिक्विड ऊपर जाएगा, कोल्ड लिक्विड क्या होगा इसकी आपकी नीचे आएगी, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका कन्वेक्शन साइकिल है ना। तो जो भी आपका फिनोमेना ऑफ विंड वगैरह हम जानते हैं या फिनोमेना ऑफ वाटर करंट जो है, ये हॉट करंट है, कोल्ड करंट है, वो सारे कन्वेक्शन के रिजल्ट होते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट की क्या होती है इसकी आपकी डेवलप। सर इसमें और दो तरह के मीडियम ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर convection कैसे हुआ, कहाँ हुआ मीडियम ट्रांसफर?
ये जो लिक्विड है नीचे से ऊपर जा रहा है ना, लिक्विड तो मीडियम है। सर जैसे आप आपने लिक्विड को हीट करोगे बॉटल होगा तो ये लिक्विड नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से कोल्ड लिक्विड नीचे आएगा। तो जब हॉट लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा तो लिक्विड सर भी जा रहा है अपने साथ हीट को भी सर सर हीट ट्रांसफर जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ टॉपिक। हाँ ये अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। हीट ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट टॉपिक। तो बीच में इतना मत पूछो ना, गड़बड़ नहीं। फिर मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा देर वेट कर। कंडक्शन जो हो जाएगा तो कंडक्शन में होता है ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज मीडियम दोनों का ट्रांसफर। तो हीट भी ट्रांसफर हो रही है, लिक्विड भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जो रेडिएशन होता है इसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है ना, बाय ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम। जब भी आपका ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम है ना, तो इसी को हम आपका रेडिएशन बोलते हैं। जब भी कोई ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट हो जिसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैक्यूम में भी हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन का एग्जांपल हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो भाई जो जब भी हम बात करेंगे रेडिएशन का जो एग्जांपल है वो आपका ये, जब भी मैं रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन का एग्जांपल हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट राइट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसफर ऑफ हीट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका रेडिएशन है ना। जैसे सन से अर्थ तक हीट आ गई तो बीच में तो बहुत जगह पे कोई मीडियम आई है ना, फिर भी हीट यहाँ तक पहुंच रही है। वो एग्जांपल किसका हो गया, जैसे कि आपका रेडिएशन का। या आप आजकल बड़ा फैशन में आ गया है कोरोना में वो थर्मामीटर है ना, जो आपको दूर से ही सेंस करता है ना टेम्परेचर को, वो रेडिएशन थर्मामीटर ही तो है ना। उसमें किसी चीज का हम कांटेक्ट थोड़ी करना है ना, वो रेडिएशन को सेंस करके वो टेम्परेचर सेंस करता है। तो हर चीज बॉडी रेडिएट करती है ना। तो रेडिएशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच does not require any medium, does not require any medium। कि भाई इसके थ्रू हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जानना ये जो हीट ट्रांसफर के ये तीनों टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक, कि भाई कंडक्शन की थ्योरी अलग है, कन्वेक्शन की थ्योरी अलग है, रेडिएशन की थ्योरी अलग है ना। लेकिन हम इसमें से ना ज्यादा जो चीज है वो कंडक्शन एंड रेडिएशन ही पढ़ते हैं। कन्वेक्शन की तो जस्ट डेफिनेशन आती है, कन्वेक्शन में आज सच कुछ बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। तो आपको सबसे पहले कन्वेक्शन पढ़ना है कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द कंडक्शन कैसे होगा, एंड दूसरी चीज पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन कैसे होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फिजिक्स में, ये जो रेडिएशन की थ्योरी है ना, इससे ही मॉडर्न फिजिक्स ऑरिजिन है। ये मॉडर्न फिजिक्स का ऑरिजिन है रेडिएशन की थ्योरी से। भाई सर एक रेडिएशन आप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा वो अभी पढ़ा नहीं सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मली हम लाइट को ही बोल सकते हैं, लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट के थ्रू जो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल जो हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। कभी मैं पिक्चर शो कर दूंगा इसकी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ में कैसे होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओके वेव सर। का मतलब ये होता है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और भी कई पार्ट्स है ना। इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है ना, कई सारी होती है। तो उसका एक विजिबल पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपका लाइट। तो जब भी कोई ट्रांसफर ऑफ हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होती है जिसको कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका रेडिएशन। तो मैंने बताया कि आपको कंडक्शन एंड रेडिएशन डिटेल में, कन्वेक्शन की जस्ट डेफिनेशन कि भाई कंडक्शन में हीट एज वेल एज मीडियम दोनों का क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफर। राइट, तो वन बाय वन आज जो मैं टॉपिक लूंगा वी विल डिस्कस द कंडक्शन है ना। कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे आपका स्टार्ट करेंगे कंडक्शन के बारे में, कि भाई कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है। सर लिक्विड्स में कंडक्शन कैसे होगा सर, क्योंकि मीडियम तो हमेशा मूव करते हैं। कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो सकता है ना, एकदम आइसोलेट नहीं कर सकते।
है ना, कि मतलब आप साइकिल के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा है और नॉर्मली हो सकता है कि लिक्विड के थ्रू भी हीट जा रहा हो, तो दोनों को हम सेपरेट कर ही नहीं। लिक्विड में कंडक्शन भी होता है ना, कि कंडक्शन भी क्या होता है कि आपका लिक्विड में होता है। मान लो सब जगह का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद भी अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कंडक्शन की थ्रू जा रही होगी भाई। जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब तक ये कन्वेक्शन चलेगा, है ना। एक बार मान लो यूनिफॉर्म आ गया सब चीज का टेम्परेचर, तो फिर भी अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट जा रही है तो कंडक्शन की थ्रू। लिक्विड में कंडक्शन भी होता है, लिक्विड में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों होता है। फ्लूइड में, इनफैक्ट मैं फ्लूइड की बात है, तो फ्लूइड में आपका कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों हो सकता है, लेकिन कंडक्शन सिर्फ एक्सक्लूसिव सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इस सॉलिड में कोई कन्वेक्शन वगैरह चीजें नहीं, तो उसमें जब भी आपका हीट ट्रांसफर होगा तो थ्रू क्या होगा, बेसिकली आपका मीडियम होगा, लेकिन मीडियम मूव नहीं, है ना। और रेडिएशन तो एकदम अलग चीज है, रेडिएशन में के लिए तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो चीजें पढ़ेंगे, वी स्टार्ट विद द कंडक्शन। देखो कंडक्शन में सिंपल सा एक ही इसका लॉ है, एक सिंपल लॉ है कंडक्शन। तो कंडक्शन के सिंपल लॉ ये है कि जब भी आप बात करोगे कंडक्शन की, है ना, कंडक्शन का एक सिंपल लॉ है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन, है ना। लॉ ऑफ कंडक्शन के अकॉर्डिंग इन स्टडी स्टेट, यहाँ पे बात करते हैं इन स्टडी स्टेट, कि जब बॉडी स्टडी स्टेट में आ चुकी है, स्टडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर स्टडी स्टेट में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये आपका है ना। जब भी हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंडक्शन की, तो हम सिंपल से बोलेंगे कि इन स्टडी स्टेट rate of heat transfer is directly proportional to cross sectional area and temperature gradient, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से डिस्क लेता हूँ, कोई एक इस तरह से डिस्क है ना, इस डिस्क का ये जो डिस्टेंस है ये सपोज डेल्टा एक्स है, और ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज इसका ए है, ए क्या है बेसिकली आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस, जस्ट मैं बोलता हूँ कि इस साइड का टेम्परेचर जो है वो T1 है और इस साइड का जो टेम्परेचर है वो T2 है ना। यहाँ पे ये टेम्परेचर जो है वो T1 है और ये टेम्परेचर क्या है आपका T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना भाई। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आप ले लो, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको मैं लेता हूँ डेल्टा, जो कि T2 और T1 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो आप पता है यहाँ से हीट फ्लो होगी ऐसे, है ना भाई, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू यहाँ से क्या फ्लो होगी, हीट फ्लो होगी। तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्टडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो सपोज आपका यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डेल्टा क्यू हो रही है, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी, डेल्टा क्यू। भाई किसी डेल्टा टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, भाई किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, भाई किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, है कि अगर डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू हीट जा रही है तो इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनफैक्ट पावर हो जाएगी कि भाई इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर सेकंड होगी, या इसी की यूनिट को हम वॉट भी बोल सकते हैं। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर एंड आल्सो दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए आपकी डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स है ना ये इसका क्या हो जाएगा देखिए आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट ये आपका डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा हाँ कि भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एरिया का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा एक बार क्या करते हैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है ना माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम ये डेल्टा टी वर्ड यूज करेंगे ना तो डेल्टा टी जो होता है वो आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा क्योंकि हीट हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर है ना तो ये जो डेल्टा टी होगा इनफैक्ट ये नेगेटिव होता है तो इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगाएंगे तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर माइनस साइन लगा नहीं आप लगाओगे टोटल लिखोगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसी को आप कंबाइन कर दो तो यहां से लॉ ऑफ कंडक्शन आ गया जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन आएंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस के ए इनटू डेल्टा टी बाय डेल्टा इसमें जो के होता है दिस इज नोन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सर थर्मल एक बार और बता सकते हो कि माइनस साइन क्यों लगाया? देखो माइनस साइन क्या होता है ना जब भी हम किसी चीज में डेल्टा टी लगाते हैं डेल्टा वर्ड यूज करते हैं तो मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 है और ये T1 तो इनफैक्ट T1 की वैल्यू तो T2 से ज्यादा है ना तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा तो चूंकि ये डिफरेंस नेगेटिव होगा तो जब हम इस नेगेटिव को यहाँ पे पुट करेंगे तो इस माइनस के साथ वो पॉजिटिव होगा मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर जो हीट होगी वो पॉजिटिव बनेगी अदरवाइज क्या होगा ना अगर आप ये माइनस साइन नहीं लगाओगे तो डेल्टा टी वाला नेगेटिव साइन यहाँ पर है ना तो वो सही नहीं होता कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नेगेटिव है वो माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेल्टा टी तो हमेशा नेगेटिव क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए डेल्टा टी का जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस साइन सर डेल्टा टी को हम T1 माइनस T2 क्यों नहीं लेते? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T2 पहले लिखेंगे T1 बाद में आप अगर माइनस साइन नहीं लगाते तो T1 माइनस T2 लिखोगे इसी चीज को आप अगर ध्यान रखो तो आप लिखोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू आप लिखो k इनटू यहां पे लिखो T1 माइनस बाय डेल्टा है अब सही है तो फिर माइनस साइन लगाने की अपनी होती नहीं मतलब हायर से लोअर को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर मतलब इस टर्म को पॉजिटिव रखना है इस टर्म को क्या रखना है पॉजिटिव रखना है तो नॉर्मली इसका रूल क्या होता है कि डेल्टा टी हमेशा T2 माइनस T1 ही होता है जब डेल्टा टी लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा लेकिन डेल्टा टी की जगह पे अगर आप इससे रिप्लेस कर दो तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं हायर से लोअर टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये भी हम करते हैं हां जस्ट हमने बोला कि इसमें जो k है दिस इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिस इज रियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय डिफरेंट मटेरियल सर तो हमने डिफरेंट पहले ये कैलोरीमेट्री में डेल्टा टी को पॉजिटिव क्यों रखा फिर सर वो भी तो सर फाइनल माइनस हाँ वही बात वो पॉजिटिव इसलिए रखा था हमने कैलोरीमेट्री में भी पॉजिटिव ही रखते हैं इसे क्योंकि हमने उसमें हीट लॉस्ट एंड गेन वर्ड यूज करते हैं तो माइनस उसमें एडजस्ट कर चुके हैं ओके सर है ना भाई उसमें माइनस वर्ड हम इस पे एडजस्ट कर चुके हैं इसलिए हम नहीं करते हैं है ना तो हमेशा रखना डेल्टा एक्स इज द विड्थ सर एक सेकंड बोल डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा जैसे कि आपका विड्थ हो जाएगा कि भाई जो भी हम बात कर रहे हैं ये जो डिस्क है इसका विड्थ डेल्टा एक्स हो जाएगा ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस
डेल्टा एक्स डिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी का होगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल्टा एक्स इसकी क्या हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी, जो भी आप इसको है ना, किसी को हम बोलते हैं। और ये जो के होता है इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। डिफरेंट मटेरियल का कोएफिशिएंट क्या होगा, डिफरेंट। जो अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होंगे उसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कम। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का कोएफिशिएंट क्या होगा, जैसे आपका कम है। तो इस तरह से एक ही लॉ है इसमें। तो आप ज्यादा अच्छा है कि माइनस माइनस का कंफ्यूजन तो हम ऐसे लॉ को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, आप इसी को यूज करें, ये बात है ना, कि भाई जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है के ए इनटू हायर टेंपरेचर माइनस लोअर बाय डेल्टा एक्स, है ना। ये इसी को कई बार हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख देते हैं। हम लिख देते हैं बेसिकली आपका जो डी क्यू बाई डी टी होगा, अगर स्मॉल चेंज है तो ये इक्वल हो जाएगा के ए इंटू डी टी बाई डी। अगर सारे चेंजेस स्मॉल हो रहे हैं तो जो डी क्यू बाई डी टी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू डी टी बाई डी। बात देखिए, हाँ, ये स्मॉल चेंजेस के लिए हमने क्या कर दिया, डिफाइन। राइट, अब एक चीज आती है यहाँ पे कि भाई पूरे के पूरे कंडक्शन में कोई दूसरा लॉ ही नहीं है ना, इसी को आपको यूज करना है। जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे के ए इसी से होंगे कि भाई किस रेट से हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। तो इसी को जस्ट हमने डिफाइन किया। ये जो है T2 मैंने T1 बताया ना आपने, T2 मेरे बात यार, आप कुछ भी करते कुछ भी पूछ रहे हो अननेसेसरी। मैं बोल रहा हूँ माइनस साइन मत लगाओ और यहाँ हायर टू लोअर ले लो, एक ही चीज के पीछे पड़ गए, है ना। कि भाई मैंने बोला कि इस टर्म को पॉजिटिव रखना है, तो अगर आप डेल्टा टी वर्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ नेगेटिव लगाना होगा, क्योंकि डेल्टा टी तो नेगेटिव है। तो डेल्टा टी नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव लगाएंगे तो ये टर्म पॉजिटिव। एक पॉजिटिव रखने का तरीका ये भी है कि आप के लिख दो और डेल्टा एक्स नीचे लिख दो, इसको हायर से लोअर टेम्परेचर को माइनस, तो उससे भी ये टर्म क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, है ना। मतलब ये टर्म को पॉजिटिव रखना है आपको, उसको जैसे भी आप, है ना, इस टर्म को क्या रखना है बेसिकली आपको पॉजिटिव। अब एक चीज आती है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि लॉ ऑफ कंडक्शन वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं है, इन स्टडी स्टेट इट इज वैलिड, है ना। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी स्टेट। आप देखो स्टडी स्टेट जो होता है इसका सिंपल सी थ्योरी है कि स्टडी स्टेट में एट स्टडी स्टेट, है ना, एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन अटेन करना बड़ा मुश्किल है ना। स्टडी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ राइट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ बॉडी does not change with time, does not change with time, हाँ, स्टडी स्टेट में मतलब ये हो जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, मींस डज नॉट चेंज विद टाइम होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं अगर ये रॉड ले लूं तो कोई मैं ऐसा मैकेनिज्म आइडिया सोच रहा हूँ कि अगर इस रॉड की इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का यहाँ पे टेम्परेचर इसका T2 है, इस एंड का टेम्परेचर T3 है, और इस एंड का टेम्परेचर जो है वो T4 है ना। तो जहां का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा ना तो हीट फ्लो होगी, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो हर पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3 and T3 is greater than T4, तो इसके थ्रू हीट फ्लो होगी। इस हीट का कोई भी पार्ट हीट जस्ट इसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। इस हीट का कोई भी पार्ट इसको टेम्परेचर को चेंज करने में यूज नहीं है। मतलब अगर इसका टेम्परेचर T2 था फिर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 था फिर T3 है, इसका टेम्परेचर T4 था फिर T4 है। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो जाता है ना, तो उसी आइडियल सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टडी।
तो ये जो भी मैंने लॉ वगैरह बताया है ना, इसके आगे ये जोड़ना जो भी है, जो भी हम लॉ की बात कर रहे हैं वो वैलिड है एट स्टडी स्टेट। भाई स्टडी स्टेट पे जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। ये लॉ के साथ स्टडी स्टेट जो है वो अटैच है। इस तरह से हम इसको डिफाइन सर स्टडी स्टेट के बारे में लिखना है। स्टडी स्टेट के बारे में जो आपने लिखा है वो नोट करना है। हाँ लिख लो बिल्कुल लिखना है इसे, बिल्कुल लिखना है आपको। कन्वेक्शन मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ मैं आपको कन्वेक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली इनकी टॉपिक पीछे छूट गया है ना। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं बता रहा हूँ कन्वेक्शन के बारे में, कन्वेक्शन है मीडियम का कैसे ट्रांसफर। कैपिटल ए है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैपिटल ए जो है वो क्या है, बेसिकली आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम करते हैं। तो जस्ट कन्वेक्शन है, मैंने ये बोला था कन्वेक्शन में मीडियम का इस तरह से ट्रांसफर होता है कि आप क्या करो कि यहाँ पे इस तरह से कोई आपका सपोज कोई लिक्विड किसी कंटेनर मेटालिक कंटेनर में फिल है, तो लिक्विड फिल कर दिया आपने, है ना। और नीचे से अगर हम हीटअप करेंगे, तो जब हम नीचे से हीटअप करेंगे तो पूरा एक साथ टॉप वाला हीट थोड़ी हो जाएगा। अगर आप नीचे हीट करोगे तो पहले तो ये चीज कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर जो होगा वो हॉट होगा, इस यहाँ का लिक्विड हॉट हो जाएगा। और हॉट जब होता है तो इसकी जो डेंसिटी होगी, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन स्टिल जो टॉप वाला लिक्विड है वो तो कोल्ड ही है ना, क्योंकि हीट को वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा ना। अगर कंडक्शन के थ्रू पहुंच रही है तो हीट को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये स्टिल कोल्ड। अगर कोल्ड है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो नीचे का लिक्विड की डेंसिटी कम है, ऊपर के लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ऊपर से जो कोल्ड लिक्विड होगा वो नीचे है ना, और नीचे का जो हॉट लिक्विड है वो ऊपर, है ना। तो इसी चीज को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो जब ये नीचे का हॉट लिक्विड ऊपर जाएगा तो अपने साथ हीट को यहाँ से यहाँ ले जाएगा ना। तो नीचे का जब हॉट लिक्विड ऊपर जाएगा जिसकी डेंसिटी कम है, तो अपने साथ हीट को ऊपर ले जाएगा, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है और जो लिक्विड है वो ही लेके जा रहा है। तो इस तरह की चीज को हम क्या होता है, जैसे आपका कन्वेक्शन। तो इसी चीज को भी कॉल करते हैं कन्वेक्शन। तो इस तरह से लिक्विड का ट्रांसफर होता है। लिक्विड का भी इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपका ट्रांसफर। कन्वेक्शन में हीट भी ट्रांसफर होती है एज वेल एज उसके साथ लिक्विड भी जाता है, तो इसी चीज को भी कॉल करते हैं कन्वेक्शन। सर आपने हीट ई क्या लिखा है वो? कहाँ पे आपने सर आपने वो लिखा है ना, ही एरो बना के हीट डिक्रीजिंग, ई क्या लिखा है वो आपने? डेंसिटी है बेटा, वो डेंसिटी का सिंबल बना हुआ है, रो डेंसिटी का सिंबल बना हुआ है, ये डेंसिटी का सिंबल बना हुआ है। डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। जब कोल्ड होगा तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम, तो एक कन्वेक्शन साइकिल डेवलप होगी जिसके के थ्रू मिक्सिंग होगी। सर एक बार और बता दीजिए, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर बीच में, कि ये मतलब जब हीट ये पहले बता चुका हूँ बेटा मैं। कन्वेक्शन को ही किसी ने पूछा तो मैं दोबारा बता रहा था उसको। ओके सर। कन्वेक्शन को ही दोबारा बता रहा हूँ, कोई उसे नई नोट चीज करने नहीं की बताई जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई मत करिए। क्या कितना कम्युनिकेट करते हो भाई आप, थोड़ा सा कम कम्युनिकेट।
या तो जस्ट हमने इस तरह से बात की है। तो कंडक्शन में जस्ट आपको इसी लॉ की बात करनी है, भाई लॉ ऑफ कंडक्शन से न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे ना। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका लॉ ऑफ कंडक्शन सिंपल सा है कि भाई कोई भी इस तरह से रॉड ले लो, ये रॉड अगर स्टडी स्टेट पे है, यहाँ का टेम्परेचर सपोज T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 और ये लेंथ अगर L है ना, ये लेंथ कितनी है इसकी आपकी L। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आप लिखो कि T1 माइनस T2 बाई L होगा। भाई टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, कितने लेंथ में हो गया, L लेंथ में। तो जब भी लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, Sir, here T1 is greater than T2. T1 इज ग्रेटर देन T2। भाई T1 की वैल्यू क्या है, T2 से ज्यादा। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो T1 माइनस T2 बाई क्या हो जाएगा, L। अगर इसी केस में आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, भाई किस रेट से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी डेल्टा T बाई डेल्टा T। इसकी वैल्यू हो जाएगी Ka इंटू T1 माइनस T2 बाई, है ना। तो K तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये आपको गिवन होगा। सर और T2 A माइनस जो होगा, T1 नहीं होगा? अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ माइनस साइन नहीं लगाना था। जब माइनस साइन नहीं लगाओगे तो हायर से लोअर को माइनस करो। अगर बाहर आप माइनस साइन नहीं लगा रहे हो तो जो टेम्परेचर ज्यादा है उससे कम टेम्परेचर को माइनस करो। माइनस साइन भूल जाओ, हायर टेम्परेचर से लोअर को माइनस करो, कोई माइनस साइन मत लगाओ, वैसे आप कंफ्यूज हो। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा तो आपको हो जाएगा Ka T1 माइनस T2 बाई L हो जाएगा। इसमें A जो होगा इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस रॉड का क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जस्ट न्यूमेरिकल्स में आपको इसी को अप्लाई करना है, पूरे जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ना वो इसी फॉर्मूले से होंगे। दिस इज सिंपली नोन एज ए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे एक नेचर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका थर्मल कंडक्शन होता है ना, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो आपने 10th में पढ़ा है। जो थर्मल कंडक्शन है दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक कंडक्शन। दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं। कुछ टर्म अगर हम छोड़ दें तो सबकी टर्मिनोलॉजी क्या है, कि आपकी सेम है। तो पहले आप इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं। सर ये कौन से कंडक्शन के सिमिलर होता है, थर्मल कंडक्शन? अभी बता रहा हूँ, वेट, अभी मैं एनालॉजी बताऊंगा। Obviously I know how to play Cypher properly. I'm just like trying to be innovative. क्या पाएगा I'm on my way. ये चलो यहाँ पे आते हैं। जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टडी द एनालॉजी बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यहाँ पे पढ़ते हैं एनालॉजी बिटवीन What the? Where? Don't do Between? it. Wrong button. कौन है मतलब कौन है, I think it there. हो गया। चैट बॉक्स से पूछो जिसको जो पूछना है, ठीक है। ये आपका गैस। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, भाई इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन के बीच में काफी सिमिलरिटी होती है। तो उसी एनालॉजी की हम बात करते हैं ना, कि भाई दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, उसकी चीजों की हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखो दोनों चीजें सेम चीज है ना, कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन और जो थर्मल कंडक्शन है ऑलमोस्ट क्या है कि आपका सेम है ना। तो अगर मैं एनालॉजी की बात करूं तो एनालॉजी को मैं इस तरह से लिस्ट कर सकता हूँ,
है कि मैं एनालॉजी को मैं इस तरह से लिस्ट कर सकता हूँ आपका कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूंगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, है ना भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट इज राइट rate of flow of charge is rate of flow of charge, है ना कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब भी आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आप लिख दोगे dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वेयर q इज द चार्ज, है ना। वैसे अगर आपसे यहाँ पे हम बात करें थर्मल कंडक्शन की, जैसे आपने इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ा है, इसी का अगर मैं सिमिलर पॉइंट यहाँ पे थर्मल कंडक्शन ले लूं, दोनों में क्या एनालॉजी होती है, थर्मल कंडक्शन। तो जो आपका थर्मल कंडक्शन होता है इसके पहला पॉइंट ये आपको हो जाएगा कि थर्मल या हीट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये आपकी जो हीट करंट होगी क्या हो जाएगा कि आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी, है ना। तो जब भी आप हीट करंट आई लिखोगे तो आई की वैल्यू आप डी कैपिटल क्यू बाई डी लिखोगे। तो इसमें ध्यान रखना यहाँ पे जो क्यू है वो चार्ज है, स्मॉल क्यू जो है वो क्या है आपका चार्ज है, और यहाँ पे जो मैंने कैपिटल क्यू लिखा है क्योंकि मैं हीट करंट में यूज कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू जो होता है दिस इज हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और हीट करंट क्या हो जाएगा सर आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो जाएगी हीट। पहले एनालॉजी क्लियर हो। दूसरी एनालॉजी होती है कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस केस में जो करंट होती है, करंट फ्लो फ्रॉम राइट हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट फ्लो होगी कहां से कहां तक फ्लो होगी, हायर से लोअर पोटेंशियल। वैसे हीट भी फ्लो होती है, हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट पॉइंट यहां पे ले लूं तो हीट फ्लो फ्रॉम राइट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है कि भाई हीट जो फ्लो होगी कहां से कहां फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगी। आप एक ओम्स लॉ पढ़ते थे, है ना, 10th में आप ओम्स लॉ एक पढ़ते थे कि हम बोलते थे कि भाई जो करंट होगी दिस इज इक्वल टू द डेल्टा वी बाई आर, है ना। करंट जब भी हम लिखते थे तो करंट इक्वल टू क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे यहाँ पे भी होता है, इसमें जो आर है दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना। वैसे यहाँ पे ऐसे ही कि अगर थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो जो हीट करंट होगी, है ना, हीट करंट भी होती है टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है, ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें जो आर होता है इस आर को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब चीज अलग है। आर को हम क्या नाम देते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ जो भी आपका आर है इसको हम क्या नाम देते हैं, वैसे कि आपका थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। जैसे आपको पता है फोर्थ पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, एल बाई सिग्मा ए होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एल बाई सिग्मा ए। इसमें एल हो जाएगा लेंथ, एल क्या हो जाएगा इस केस में लेंथ, ए जो होगा दैट इज योर एरिया, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो सिग्मा होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना। जो सिग्मा होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो एल बाय सिग्मा ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूँ फोर्थ पॉइंट में, ये भी सेम चीज होती है। अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा ये आपको हो जाएगा एल बाई के। जो सिग्मा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थी इसकी जगह पे हम के यूज करेंगे, एंड के इज सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी,
थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो अगर कि दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स, अभी तो खैर आपको उतनी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज नहीं है, जब 12th में आपको इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज हो जाएगी, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर नॉलेज नहीं है ना, नहीं कोई भी करंट वेक्टर नहीं होता है ना, कि भाई कोई भी जो करंट है ना वो वेक्टर आपका नहीं होता है ना, कि सिंपल से आपने बोला है कि अभी तो उतनी ज्यादा आपको करंट की नॉलेज नहीं है, अगर 12th में जब करंट की नॉलेज हो जाएगी तो हर हीट के क्वेश्चन को हम करंट जैसे सॉल्व करेंगे, करना आपको कुछ नहीं है। जैसे कोई रॉड है, इस रॉड का आपको लेंथ पता है ना, इसके एरिया पता है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस रॉड को हम रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बना देते हैं और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो जस्ट आपकी एल बाई की है, और उसके बाद जो भी चीज इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट है वो सब हम इसमें यूज, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्ट जानते हो वो सारा का सारा एज इट इज इसमें क्या करते हैं यूज करते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन हम तब करेंगे जब आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज और ज्यादा होगी। फॉर अ टाइम बीइंग ये सिमिलरिटी हम ध्यान रखते हैं। आप देखो कि ये सिमिलरिटी से वो लॉ ऑफ कंडक्शन तो आ गया भाई, अभी आपने बोला है कि जो आई की वैल्यू होगी, है ना, अगर हम यहाँ पे इसको लिखें भाई लॉ ऑफ कंडक्शन तो आ गया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई क्या होता है, आई होता है dq बाई dt और dq बाई dt होता है टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बाय रेजिस्टेंस बाय L बाई K होंगे, तो ये आपका लॉ ऑफ कंडक्शन तो हो गया। तो इसको जब लिखेंगे तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन लॉ। तो बात एक ही चीज, कंडक्शन लॉ। तो अभी आप क्वेश्चन जो सॉल्व करना वो उतना इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि लॉ ऑफ कंडक्शन सॉल्व, लॉ ऑफ कंडक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो K इंटू डेल्टा टी बाई एल, है ना। लेकिन जैसे जैसे इसके जो टफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें हमेशा एडवाइजेबल होता है कि इस रॉड को रेजिस्टेंस में आप कन्वर्ट और इसको एज ए इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन की तरह treat, और जो भी हम कंसेप्ट जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एज इट इज हम इसमें यूज करते हैं, लाइक सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, जो भी चीज सीरीज पैरेलल जो भी चीज है वो सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे कि आपका यूज, ये थोड़ा सा होता है, इसी को हम बोलते हैं एनालॉजी, है ना, इसको अभी तो ये थोड़ा सा अभी कम यूज करना, है ना, कन्वर्ट करके हम अभी कम यूज करेंगे, लेकिन करेंगे इसको। जैसे आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज हो जाएगी ना, तो कई बार हीट के क्वेश्चंस को हम इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, है ना। इन विच स्टेट कंडक्शन तो हमेशा होता है बेटा, अगर जब टेम्परेचर होगा तो कंडक्शन होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि जब भी कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो कंडक्शन होगा। अच्छे स्टेट ऑफ मैटर की आप बात कर रहे हो, कंडक्शन हर स्टेट में होता है और एवरी स्टेट ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी कंडक्शन होता है, तीनों फेज में जो होता है कंडक्शन हैपन, है ना, कंडक्शन तीनों फेज की प्रॉपर्टी। अच्छा, फेज का मतलब वो स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, कंडक्शन जो है वो तीनों की प्रॉपर्टी, है ना, कंडक्शन जो है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल फेज ऑफ मैटर। ये सारे फेज में कंडक्शन क्या होता है इसलिए आपका हो, चलो। तो ये जस्ट हमने बोला है कि कंडक्शन में अब आपको ये एनालॉजी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ताकि आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में पता रहे। अदरवाइज आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करें कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू द के ए इंटू T1 माइनस T2 बाई एल, है ना, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T, हायर से लोअर को हम क्या कर देंगे माइनस, इसी फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करना है। फिर मैंने बता दिया कि रॉड को हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो थर्मल के क्वेश्चंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट, लेकिन अभी उसको आप यूज तो जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको अप्लाई कर लेना, है ना। अभी इसको एज ए हीट लेके चलो, है ना, टेक दिस एज ए हीट। हाँ, गैस में भी होता है, गैसेस में भी कंडक्शन हर फेज में होता है।
लेकिन प्रोमिनेंट सॉलिड में ज्यादा हो, प्रोमिनेंट है वो सॉलिड में ज्यादा हो। आई विल गिव वन क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। You can go for this question. I represent the current. I represent the electric current. इस केस में I इलेक्ट्रिक करंट है, इस केस में हीट करंट है। नहीं, इस केस में I जो होगा दिस इज हीट करंट। हाँ, आदित्य और आंसर इज करेक्ट। अभी थर्मल एक्सपेंशंस खत्म नहीं हुए हैं। थर्मल एक्सपेंशंस के कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं इकट्ठे सबके करवाऊंगा। पूरे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हो जाएगा ना, तो इकट्ठे सबके वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने अभी उसको छोड़ दिया। अनामिका योर आंसर इज करेक्ट, प्रणव योर आंसर इज करेक्ट। अनिरुद्ध थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी तो ठीक ही आपका। देखो आपसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं पूछा हुआ है, एक 1 आवर में कितनी हीट फ्लो होगी वो पूछा हुआ है, वो ध्यान रखना। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी नहीं पूछा हुआ है, डेल्टा टी पूछा हुआ है। तो कई लोग डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी निकाल। हाँ सही है भव्य आंसर। सही, अब आप करेक्ट कर चुके हो, मुझे पता है, या आप इसको करेक्ट कर चुके हो, है ना? हाँ आप सही, आपका आंसर सबका ठीक है। आई विल टेल यू, है ना? तो इसमें जस्ट आपका आंसर जो है ना, ये आपका 156 है ना, ये आपका आ गया। हाँ 156,000, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है
156 जूल। इतने अमाउंट की हीट फ्लो होगी 1 आवर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्रिक वॉल थी, इसका एरिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका के दिया हुआ है ऐसा यूनिट। ये 28 है, ये 8 है, तो यहाँ से हीट फ्लो होगी। तो ये रिलेशन आप लिख लो कि भाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू अगर फॉर्मूला लिखें तो के तो 0.13 हो गया, है ना। एरिया आपका जो है 2 मीटर दिया हुआ है और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 28 माइनस बाई लेंथ, है ना। विड्थ भी आपको दी होगी 12 सेंटीमीटर थिक। ये जो वॉल है ये कितने सेंटीमीटर थिक है, 12 सेंटीमीटर थिक। तो 12 इंटू, क्योंकि सब असाइनमेंट में ले रहे हैं 10 - 2 होगा। तो यहाँ से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आ गया, लेकिन ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी नहीं पूछ रहा है, बल्कि बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी हीट जाएगी, तो टाइम से मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 1 आवर पुट कर दो, 1 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से डेल्टा क्यू निकालोगे तो ये आपका आंसर। भाई 1 घंटे में कितनी हीट का ट्रांसफर होगा, है ना, कितनी हीट का यहाँ से ट्रांसफर होगा वो निकालो, है ना। तो 156,000 आपका आ जाएगा, है ना। रेट तो आपका 144 कुछ आ रहा है ना। तो इतने जूल आपका आंसर सही बात है। आप पीयूष, योर आंसर वाज करेक्ट। सर बोर्ड दिखाएं। खूबलाल, योर आंसर इज करेक्ट एंड वानी, योर आंसर इज थैंक यू सर। दस आंसर आपस में क्या करोगे। सर आज की क्लास रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में दे दीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं तो करूँ बेटा, वो तो ग्रुप में आ जाता है रिकॉर्डिंग। फिजिक्स का डाउट ग्रुप है ना, उसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है। जी सर, सर नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वो ग्रुप में आ जाती है। ग्रुप, आप ग्रुप के मेंबर हो ना आप, उसमें डाउट में, है ना। तो डाउट ग्रुप में आ जी जाता है, सर। तो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, you can go for this question.
सही आंसर है आपका। काफी लोग सही आंसर करते हैं, काफी लोग सही आंसर करते हैं, है ना? काफी लोग का आंसर सही है। Bhavya, your answer is correct. Manasvi, Ramesh, Vani, Aditya, your answer is correct. Garv, your answer is correct. Piyush Shah, your answer is correct. And Kublal, your answer is correct. सही है। Anamika Kumari, your answer is correct. Arushi, your answer is correct. हाँ ठीक है, काफी लोगों के आंसर सही हैं, तो आई कैन प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन, है ना? ए ऑप्शन सही है, 20 डिग्री हो। कुछ नहीं करना है आपको, आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते से हम ही बोलेंगे दोनों एक्चुअली रॉड सीरीज में, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। 1 by 1 रॉड लगी हुई तो सीरीज में होंगे ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट और rate of flow of heat will be same. Heat current or rate of flow of heat will be same. है ना? हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये 100 है, ये 0 है, इसका K है, इसका 4K, तो जंक्शन में टेम्परेचर आप T अज्यूम कर लो, तो जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट 100 से T के तक होगा उतने ही T से 0 तक। तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं ना, हीट कहाँ जाएगी? जितनी हीट इधर जाएगी पूरी की पूरी यहाँ पे, तो दोनों का थ्रू हीट करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? सेम है। तो वहाँ पे यूज करो, पहले 100 से T में आ जाते हैं, तो K एरिया A आपका टेम्परेचर हो गया 100 माइनस बाई लेंथ L ले लिया, है ना? एरिया A और लेंथ L ले लिया, दोनों का लेंथ तो सेम है, जितना हीट यहाँ से फ्लो होगा उतनी यहाँ से फ्लो होगी, लेकिन अब इसका K चेंज होगा, 4K, इसका 4K टाइम्स इनटू A T से 0 की तरफ, दोनों का एरिया और लेंथ तो सेम ही है ना, बस K का जो डिफरेंस होगा, अगर ये K है तो ये 4K होगा। वापस आता है यहाँ से, ये K बाई L वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5T = 100 में T की वैल्यू जंक्शन पे जो होगी 420 डिग्री। अगर ये पूरा सिस्टम स्टडी स्टेट पे है, ये अगर 100 है और ये 0 है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री। तो एक तो ये तरीका है, इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज की होती है। आपने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? सेम। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, तो वैसे अभी आप इसको मत इतना यूज करना, लेकिन फिर भी मैं बताया था, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो दो रेजिस्टेंस सीरीज में बना देते हैं, हाँ, कि वो क्या करते हैं कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना देते हैं। एक में से थोड़ा सा अभी आपके लिए मुश्किल है, फिर भी आप 10th में पढ़ाया तो समझ जाएंगे। बोलते हैं कि दो रेजिस्टेंस होंगे, एक पहले रॉड का रेजिस्टेंस, एक दूसरे। यहाँ का टेम्परेचर आपका 100 है, यहाँ का 0 है ना, और रेजिस्टेंस जो होगा, अगर इसका मैं R ले लूं तो ये 4R हो जाए। अगर कॉपर का रेजिस्टेंस R है तो इसका 4R हो जाए, इसलिए 4R हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस स्क्वायर तो अभी आपने पढ़ा L/K होता है, तो लेंथ और एरिया तो सेम है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K। तो जिसका K ज्यादा होगा उसका R कम होगा, और जिसका K कम होगा उसका R ज्यादा। और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए ना, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल दो। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी 4R + R होगी, ये आपकी 5R। अगर R इक्विवेलेंट आ गया तो करंट आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय R इक्विवेलेंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0 हो गया बाय R इक्विवेलेंट आपका 5R, है ना? R इक्विवेलेंट क्या हो गया, जैसे कि आपका 5R आ गया, यहाँ से आपका आ गया 120/R, है ना? करंट की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे कि आपके 20/R। ऐसे करंट टाइप की होगी,
यहाँ का टेम्परेचर 0 था, जब करंट या वोल्टेज जाएंगे तो वोल्टेज में गेन होगा। हम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर गेन। टेम्परेचर में गेन कितना होगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अगर 0 से इस तरफ जाए तो वोल्टेज में गेन होगा, है ना, या टेम्परेचर में गेन होगा। टेम्परेचर गेन कितना हो जाएगा, आई आर। आई की वैल्यू 20/R है और इसका रेजिस्टेंस तो आर है, आर आर कैंसिल 20R। यहाँ का 0 था, गेन 20 का हो गया, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 20 करंट के अराउंड ड्रॉप होता है, करंट के अपोजिट गेन। टेम्परेचर गेन अपोजिट टू करंट। ऐसे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन यही ज्यादा सही है। जब तक आप उस चीज के बारे में बहुत अच्छी कमांड नहीं आती तब तक ये पहला मेथड सही है ना, इसी को आप यूज करो। मतलब मैंने बता दिया कि ऐसे भी सोचते हैं कई बार। सर आपने कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं? नहीं, ये नहीं पढ़ाया मैंने, ये 10th में बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पढ़े होंगे हमने। वही चीज है बेटा, उसी को तो अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके सेम चीज इसमें अप्लाई कर दो। मैंने वही तो बोला है कि हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट सेम चीज ही होती है। जो भी कंसेप्ट आपने करंट में पढ़ा है वो सारा हम इसमें अप्लाई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी उसके चक्कर में आप मत पढ़ो। जब आप अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे कभी, जब आपके सिलेबस में आएगा तो फिर उसको यूज करना, अदरवाइज अभी हम ठीक है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं। अनादित्य जो से सही है, प्रणव सही है, एंड्रोज योर आंसर इज करेक्ट। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, एकदम इजी चीज। सर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एक मेथड से हो सकते हैं? हाँ, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही कर पाओगे, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही कर पाओ। लेकिन अभी 11th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, जब आप 12th में जाओगे ना तब हो पाएंगे क्वेश्चंस। अभी तो आप किसी मेथड से कर सकते हो। अभी आपको पहला मेथड यूज करना है। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं इसके जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही हो पाते हैं। यू कैन गो फॉर ये क्वेश्चन। ये नहीं, ये आप कर सकते हैं।
ये प्लेट अभी सीरीज में है, प्लेट पैरेलल में भी हो सकती थी। सीरीज में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होता है और पैरेलल में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाएगा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मींस मतलब ये हो गया कि इस प्लेट को अगर मैं एक सिंगल प्लेट से रिप्लेस करूं तो उसका के क्या होगा। ए बी की जगह पे अगर हम एक सिंगल प्लेट सेम साइज की लगा दें तो उसका के क्या होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। पहले बी पार्ट करो, बी से ए भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, पहले बी अटेम्प्ट करना चाहिए। यूनिट होती है वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। भव्य और आंसर इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन टेम्परेचर में ले सकते हो, निहाल और आंसर इज आल्सो करेक्ट। इन पैरेलल टेम्परेचर डिफरेंस आर इक्वल। मैं भी बताता हूँ इसके बारे में पैरेलल सीरीज के। रमेश योर आंसर इज करेक्ट, रमेश योर आंसर इज करेक्ट। हाँ ध्रुव आरवीर योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य योर आंसर इज करेक्ट। हाँ अराउंड 3800 सही है ध्रुव आरवीर, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप। अप्रोक्सीमेशन में दे सकते हो आप इसका आंसर, सही बोल रहे हो, सही। ठीक है चलो, सबके आंसर ऑलमोस्ट सही हैं, है ना। देखो क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी पार्ट पहले अटेम्प्ट, तो सीरीज में दोनों के क्रॉस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा, तो मैं इंटरफेस का टेम्परेचर एज्यूम कर लेता हूँ, ये 100 है, ये 0 है, इंटरफेस का टेम्परेचर सपोज टू बी, तो दोनों के थ्रू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा, है ना। क्योंकि अभी मैंने बोला, इसको आप लिखो कि जब दो चीजें सीरीज में होती हैं तो इसमें सेम करंट फ्लो, और जब दो प्लेट पैरेलल में होंगी तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस।
है ना। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, सेम हीट करंट लिखते हो, यहाँ पे क्या होगा, सेम हीट करंट। तो सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों में सेम हीट फ्लो होगी। पहले में ले लेते हैं, तो पहले में हो जाएगा चलिए आपका के, सर ये सीरीज में था। आए तो सीरीज में ही है, 1/1 जब लगी होती है तो सीरीज में होती है, पैरेलल का मतलब साइड बाय लगा हुआ है ना। तो इसका के आपको दिया हुआ है, पहले का के आपको दिया हुआ है 200 ऐसा यूनिट में। तो अगर एक बार के ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो सारी चीजें आपको ऐसा यूनिट में दी। एरिया 100 है, हाँ, तो एरिया आप ए ले लो क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी आपका हो गया 100 माइनस बाई लेंथ, लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये इक्वल होगा जब टी से 0 जाएगा, उसका के 400 होगा, एरिया तो उसका सेम ही है, ये आपका टी माइनस 0 बाई वेट तो उसकी हो गई 2 पॉइंट। हाँ, तो इसको सॉल्व करके आपका टी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली आती है ना वो 24 डिग्री सेल्सियस, आपका कुछ 23.8 आ रहा होगा, कोई बात नहीं, 24 डिग्री सेल्सियस। और यही चीज तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। ये तो आपको निकालना है ए पार्ट में, तो आप क्या करोगे, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, है ना, और एरिया की वैल्यू अरे इक्वल तो जब होता है जब थिकनेस सेम होती है, तो इसमें तो अलग है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम ही रहेगा। जब कोई पाथ ही नहीं जानेगा तो सीधे जाएगी ना, थिकनेस से इसका क्या, थिकनेस अलग अलग लेते ही है। दो वन बाय साइड जो प्लेट लगी होगी तो एक का रेजिस्टेंस ऐसा बना लोगे आप, दूसरे का रेजिस्टेंस ऐसा बना लोगे, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगी ना, R1 R2 अलग हो सकते हैं, तो आपने थिकनेस वगैरह से निकाल दो, है ना, लेकिन दोनों में सीरीज में अगर होंगे तो करंट सेम रहेगी। तो टी की वैल्यू 24 आ, अब टी की वैल्यू यहाँ पुट किया और एरिया की वैल्यू पुट कर दी आपने मीटर स्क्वायर, तो इससे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए में आ जाएगा 3800 वाट पर वाट आ जाएगा या जूल पर सेकंड। हाँ, कितने अमाउंट की हीट इससे फ्लो है। अब आ जाते हैं बी पार्ट, हमने कर दिया 3810 आ रहा है सर वॉट, क्या चीज, 3810 आ रहा है सर, 3000। हाँ वही मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, आप 38 10 लिख लो, क्या पता कितने अमाउंट की हीट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इतने वॉट की इसमें क्या फ्लो हो रही है, क्या आपकी हीट फ्लो हो रही है ना। अब इसने बोला है कि इसका इक्विवेलेंट के क्या होगा, है ना, तो इक्विवेलेंट के का मतलब ये हो गया कि सेम अमाउंट ऑफ हीट से, वह हीट तो सेम होगी, इस पूरे चीज को एक सिंगल प्लेट में मुझे कन्वर्ट करना है। जैसे इसका के 200 है, इसका 400 है, अगर मैं एक सेम दोनों प्लेट को एक ही मटेरियल का बना लूं तो इस मटेरियल का के क्या होगा, जबकि हीट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। तो यही जो आपने निकाला है 3810 वॉट, है ना, सी पार्ट में इसी को ले लोगे इक्वल टू ये फॉर्मूला ए वाला, के तो मुझे निकालना है, एरिया 100 ही है अभी। अब टेम्परेचर डिफरेंस पूरे के लिए कितना हो जाएगा, पूरे के लिए तो बीच वाला मतलब खत्म हो गया ना, ये 100 हो गया और ये 0 हो गया, तो पूरे के लिए आपका ये 100 माइनस 0 भाई पूरे की लेंथ, तो पूरे की लेंथ 4 प्लस 2.5 हो जाएगा, तो 6.5, तो यहाँ से के की वैल्यू है ना, मतलब दोनों प्लेट को हटा के एक सिंगल प्लेस से अगर हम रिप्लेस कर दें और उसके थ्रू अगर सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो उसका के हम यहाँ से निकालेंगे, इसी को हम के इक्विवेलेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। और इस इक्विवेलेंट के की जो वैल्यू होगी मेरे ख्याल से 248 वाट पर मीटर,
मैं check दोनों के करना। क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऐड नहीं करने होंगे? नहीं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एक ही रहेगी। जैसे इस प्लेट को अगर मैं 3D फिगर बनाऊं ना, तो वो ऐड नहीं होगी, लेंथ ऐड होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यहीं से डिसाइड हो जाता है ना, ऐसा कुछ शेप इसका हो जाएगा। 3D फिगर अगर मैं बनाऊं, ये एरिया ही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसके परपेंडिकुलर हीट जाती है। मैच भी करते हैं, रॉड जैसे जा रहा है, रॉड के तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हैं। सर 2 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया, बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। वो उससे मतलब नहीं, तो उससे एरिया में कहाँ फर्क पड़ा, लेंथ में फर्क पड़ा ना। जिस एरिया के नहीं, तुम हीट जा रहे हो परपेंडिकुलर, वो तो सेम ही है। जैसे मैं इस तरह से, ये केस है, यहाँ पे मैं 2 बुक ले लूं ऐसे, आप समझ रहे हो? ऐसे मैंने 2 बुक ले लिया, ऐसे हीट जा रही है, तो अगर मैं दोनों को एक मानूं तो ये एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, जिसके परपेंडिकुलर हीट जा रही है। हाँ, लेंथ ऐड हो गई, ये विड्थ से ही विड्थ है, तो जिसके परपेंडिकुलर हीट जा रही है वो चीज चेंज हो गई, वो एक ही है। सर इसमें डेल्टा टी क्या लेंगे सी पार्ट में? सी पार्ट में 100 से 0। सर भाई टाइम दोनों को अगर मैं एक मान लूं तो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर कितना है, 100 है, राइट का टेम्परेचर 0 है, तो 100 माइनस 0 हो गया। सर वॉट पर Yes. टाइम हाँ? क्या चीज? हाँ, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी यूनिट होती है बेटा, के की, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। यहाँ से के की यूनिट आप निकाल लो ना भाई। अभी आपने बोला है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो वॉट हो जाएगा, के की यूनिट निकालनी है, एरिया मीटर स्क्वायर में जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बाई लेंथ भी मीटर हो जाएगा, मीटर कैंसिल, के की जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, मीटर। तो इस तरह से निकाल सकते फिर इसको हम किसी और मेथड से कर सकते हैं सर, थर्ड पार्ट? हैं, इलेक्ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है अभी, आप इसको ऐसे अभी इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा मत पूछो, ये तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी अगर उसकी तरफ ज्यादा जाओगे ना तो ये भी नहीं सीख पाओगे, अभी इसी को सीखो, जब वो चीज आएगी मैं आपको बताऊंगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट क्लास में भी अभी हीट ट्रांसफर ही कंटिन्यू होगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टाइम भी हो गया। थैंक यू सर, बाय बाय, Thank you, sir. गुड आफ्टरनून। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर।